ओथा में मुठड़ी नित जान बलब ओथा खुश वसदा विच मुल्क अरब। सादगी और खामोशी की सरजमीन ख्वाजा गुलाम फरीद की रोही। रोही अमूमन चोलिस्तान भी कहलाती है, यानी रेत की सरजमीन। और चोलिस्तान की दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं, एक किला दिरावड़ और दूसरा चोलिस्तान डेजर्ट वैली। कुछ कहानियाँ यहाँ आके ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी खदशात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर टूरिस्ट हज़रात को रोही में खुलेआम घूमने की इजाज़त नहीं है। चोलिस्तान रैली एक ऐसा इवेंट है जो आम शहरियों को बआसानी रोही देखने का मौका मुहैया करता है। दिरावड़ ने 1.5 दहाई में वाज़ेह तब्दीलियाँ देखी हैं। जहाँ घोड़ा गाड़ी का ईंटों से बना रास्ता होता था, वहाँ डबल रोड बन गई है। जहाँ सिर्फ रेत के टीले होते थे, वहाँ मीलों तक बिना वक्फे के फसलें नज़र आती हैं। जहाँ किले के गिर्द चंद कच्चे मकान और जंगली कीकर थे, वहाँ अब कस्बा बन चुका है। जैसे ही इन झाड़ियों और गर्द के समंदर से आगे जाएं तो रोही अपना असल रंग दिखाती है। रोही देखने का बेहतरीन वक्त अक्टूबर से फरवरी और फिर बरसात का मौसम है। रोही में जैसे पानी नायाब है, वैसे ही बड़े दरख्त भी नायाब हैं। दरख्तों की मौजूदगी पानी के कुदरती टोबों की निशानदेही करती है। रोहीले कभी भी ज़मीन में लगी झाड़ी नहीं उखाड़ते, क्योंकि बारिश होने पे वो सरसब्ज हो जाती हैं और चारे का काम देती हैं। जलाने और झोंपड़ी वगैरह के लिए वो मुर्दा झाड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। दिरावड़ के बाद सबसे इंटरेस्टिंग जगह बिजनोट है। रास्ते में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कैंपिंग की जा सकती है, जो देखने के काबिल हैं। उसमें बहुत सारे टोबे हैं, बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो सीनिक भी हैं। अगर रोही को स्प्लिट कर दिया जाए तो जो रोही की वेस्टर्न साइड है वो ज़्यादा सीनिक है निस्बतन ईस्टर्न साइड के। रोही का ज़्यादातर हिस्सा छोटी झाड़ियों पर मुश्तमिल है, लेकिन जहाँ जहाँ पानी के टोबे हैं वहाँ पे बड़े दरख्त भी मिलेंगे, छाँव भी मिलेगी और साथ झोंपड़ियाँ और बस्तियाँ भी मिलेंगी। ऑफ रोड ड्राइविंग का जो प्लेजर रोही में अवेलेबल है, वो शायद कहीं पे और अवेलेबल ना हो। चाहे इलाकाई सिक्योरिटी हो या कंफर्टेबल टेरेन की बात हो, दोनों हिसाब से रोही जैसी सुपर्ब ड्राइव बहुत कम जगहों पर अवेलेबल है। कैंपिंग के लिए ऐसे टोबे बेहतर रहते हैं जिनके साथ मकामी झोंपड़ियाँ और दरख्त मौजूद हों। ये झोंपड़ियाँ अमूमन रेतली ऊंचाई पर बनाई जाती हैं। यहाँ गर्द भी नहीं उड़ती और जानवरों की गुजरगाह से हट के होती हैं। दिन को साया भी मिलता है और इन झोंपड़ियों के दरवाजे चूँकि अमूमन मशरक़ी सिमत पे होते हैं, तो ये सर्दियों की सुबह को सूरज एंजॉय करने का बड़ा लुत्फ़ प्रोवाइड करती हैं। अक्सर दोस्तों की कंसर्न चूहे और सांप वगैरह होते हैं। नरम रेत में चूँकि बड़े सुराख नहीं बनाए जा सकते, वो कोलैप्स हो जाती है, तो इसलिए सांप चूहे वगैरह हमेशा सख्त जगह देख के वहाँ पे बिल बनाते हैं। बरसात के मौसम में ख़ास तौर पे रेत पे ही कैंप करना चाहिए, क्योंकि वाइड जगह है जहाँ पे कैंप खुश्क रहेंगे। बिजनोट दिरावड़ से 100 किलोमीटर के फासले पे है और हम जैसे लोगों को, जिन्होंने साइट सीइंग करते हुए जाना होता है और जिनके साथ बहुत सा सामान भी होता है, 3 से 4 घंटे लगते हैं। बिजनोट में 3 बस्तियाँ भी आबाद हैं। किसी ज़माने में एक हुआ करती थी, फिर ज़ाहिर है दूसरी और अब तीसरी वजूद में आ चुकी है। और जैसे जैसे नई बस्तियां बन रही हैं, उनका लेआउट उतना ही नीट होता जा रहा है। बाकी बॉर्डर पोस्ट्स की तरह बिजनोट के किले की भी हालत बहुत मखदूश है।
तकरीबन डिटीरियोरेट हो चुका है, लेकिन अभी निशान बाकी हैं जो कि किसी हद तक एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का काम करते हैं। बिजनौर की बस्तियों में एक चीज़ जो बहुत वाज़ह नज़र आएगी वो इनकी सफाई सुथराई और अच्छी मेंटेनेंस नज़र आएगी। तकरीबन हर घर में कॉमन चीज़ें नज़र आएंगी। एक विंटर रूम नज़र आएगा, एक समर रूम नज़र आएगा, एक ओपन किचन नज़र आएगा, गल्ले का गोदाम नज़र आएगा। जब से टरबाइन और कुओं का बंदोबस्त हुआ है, बिजनौर की आबादी में वाज़ह इजाफा देखने में आया है। इस साल चूँकि बारिशें कम हुई हैं और इर्द गिर्द के टोबे खुश्क हो चुके हैं, तो दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ से जानवर बिजनौर आए हुए हैं पानी के लिए। बिजनौर में जो मेन मैदान है, जो किसी ज़माने में टोबा हुआ करता था, पानी का कलेक्शन पॉइंट था, वहाँ पे अब लोगों ने कुएं बना दिए हैं। कुछ 2-3 दर्जन के करीब कुएं हैं जहाँ से लोग अपनी मदद के तहत पानी खींचते हैं और अपने जानवरों को पिलाते हैं। भाई अंदर हाथ ना मारो, सारे गंदा ना करो उसे। इधर आओ। कितने न्यूटन की फोर्स लगी है हमारी? अमीर की अंदर आ जा भाई, जूते के साथ अंदर आने क्या हो पाएगा। कुर्बो जवार से आए हुए जानवर तकरीबन 3-4 दिन के वक्फे से आते हैं, पेट भर के पानी पीते हैं, सारा दिन रेस्ट करते हैं और तकरीबन मगरिब के वक्त अपने अपने इलाके को वापस चले जाते हैं। दर्जनों रेवड़ जब एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं तो उनकी गिरोह बंदी भी ज़रूरी हो जाती है। ये सारी कहानियाँ एक तरफ, लेकिन असल कहानी ये है कि जो मज़ा रोही में रात को कैंपिंग करने का है वो और किसी चीज़ में नहीं है। पहले तो कैंपिंग के लिए ऐसी जगह ढूंढना कि जहाँ ना किसी की रोशनी आए, ना किसी की गाड़ी की आवाज़ आए, ना कोई डिस्टर्बेंस हो। दिरावड़ के करीब तकरीबन 5-10 किलोमीटर के अंदर अंदर रोशनियाँ भी नज़र आएंगी, शोर शराबा भी होगा, फायरिंग की आवाज़ें भी आएंगी। लेकिन जब उससे आगे निकल जाएं, तकरीबन मिडवे रोही के, तो ना किसी किस्म की रोशनी आती है कहीं से, ना कोई शोर आता है, ना कोई गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं। ऐसा पुरसकून माहौल, ऐसी जानदार कंपनी, ऐसा मज़ेदार खाना कि हर साल इसकी तशनगी महसूस होती है। रात देर तक की गपशप और पुरसकून नींद के बाद सुबह का सम्चुअस नाश्ता हमेशा एक यादगार तफरीह होता है।